अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान के हमले में मारे गए पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का शव दिल्ली पहुंचने वाला है। तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को दानिश का शव सौंपा था और दानिश सिद्दीकी की शुक्रवार को कंधार में उस वक्त मौत हो गई थी। वो तब मारे गए थे जब तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच चल रही लड़ाई को वो कवर कर रहे थे। और हमारे साथ इस वक्त प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, कब तक बताया जा रहा है कि इनका पार्थिव शरीर आ जाएगा? अखिलेश, दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर भारत पहुंच चुका है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा है। उनका परिवार भी वहां मौजूद है और ये निश्चित रूप से पत्रकारों के लिए या देखा जाए मीडिया का एक जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है, ये काम के साथ जुड़ी हुई एक चुनौती होती है। वॉर जोन में फ्रंटलाइन के ऊपर तनावपूर्ण हालात के अंदर जब रिपोर्टर्स या फोटो जर्नलिस्ट या जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं उनके साथ ही एक चुनौती जुड़ी होती है। जैसी स्थिति के अंदर दानिश सिद्दीकी एक फोटो जर्नलिस्ट जो इंडियन फोटो जर्नलिस्ट थे, रॉयटर एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, चीफ फोटोग्राफर थे और 16 तारीख को कंधार के इलाके में स्पिन बोल्डाक का वो इलाका जो कि पाकिस्तान की सीमा से भी लगता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा का से लगता है और अखिलेश वहां काफी टेंस जो माहौल है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दानिश सिद्दीकी की गाड़ी पर जब वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जा रहे थे तो हम भी जैसी गाड़ी के ऊपर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से 4 दिन पहले भी हमला हुआ था और 16 तारीख को एक बार फिर क्रॉस फायरिंग में वो शिकार हुए और इसी दौरान उनकी जो है मौत हुई और एक दुखद घटना कही जा सकती है मीडिया जगत के लिए भी। लेकिन अफगानिस्तान की जो स्थितियां हैं उसकी भी ये गवाही देता है कि किस तरीके के तनावपूर्ण हालात इस समय अफगानिस्तान में है। जी अखिलेश, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रणय कि वहां पर हालात किस तरह से बद से बदतर हो रहे हैं उसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस घटना से भी। वैसे दानिश की बात अगर प्रणय की जाए, एक निर्भीक फोटो पत्रकार अफगानिस्तान में तो कवर कर ही रहे थे लेकिन और भी जगहों पर जिस तरीके से उन्होंने तस्वीरों के जरिए जनमानस को झकझोरा था उसकी हमेशा तारीफ होगी। बिल्कुल अखिलेश, खास तौर पर कोविड के समय में उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी काफी सर्कुलेट हुए। बहुत सारे तस्वीरें होती हैं और फोटोग्राफ कैमरे की नजर से जिस तरीके का सच दिखता है, दिखाने की कोशिश होती है, उसमें दानिश ये कोशिश करते रहे कि वो मानवीय पक्ष जो है उसे भी ही उजागर कर सके और यही उनकी कोशिश थी। 2010 में उन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिला उनके फोटोग्राफ्स को और रॉयटर जैसी जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसके चीफ फोटोग्राफर थे दानिश और कोशिश यही थी कि अफगानिस्तान के वॉर जोन से भी जाकर वो इस चुनौती को दिखा सकें कि किस तरीके से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबानी लड़ाकों के साथ में अफगानिस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस कि इस तस्वीर को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश में, इस सच को बाहर लाने की कोशिश में दानिश को अपनी जान तक देनी पड़ी। शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। दिल्ली के जामिया नगर में दानिश के घर में उनके परिवार वाले और दोस्त पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। हमारी संवाददाता मदिया खान वहां मौजूद हैं, एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर मौजूद हैं। जामिया स्थित उनका घर है। यहाँ पर जो उनके मिलने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनका जमावड़ा शुरू हो गया है। काफ़ी लोग इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उनके घर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उनका घर है जहाँ आपसे कुछ देर बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुँच जाएगा। जिस फ्लाइट से, एयर इंडिया की फ्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को अफगानिस्तान से दिल्ली लेके आया जा रहा है वो एयरपोर्ट पहुंच गई है और अब से कुछ देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके जामिया स्थित घर पर पहुंच जाएगा। और इस वक्त जो उनसे के मिलने वालों का जमावड़ा है वो यहाँ पर उनके घर आने वालों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और इस वक्त आप देख सकते हैं उनके चाहने वाले, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और आज रात में ही उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार जो है उनके चाहने वाले किस तरीके से उनके घर के बाहर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मध्य ABP न्यूज़, दिल्ली। दानिश बहुत ही निर्भीक किस्म के थे। जिस तरीके की उन्होंने फोटो पत्रकारिता की, फोटो जर्नलिज्म, कई उन्होंने कीर्तिमान भी स्थापित किए। उनके दोस्त यार मित्र उन्हें आज कैसे याद कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। दानिश सिद्दीकी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा और इस वक्त उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार उनके मिलने वाले, उनके चाहने वाले, उनके घर वाले कर रहे हैं। इस वक्त हम जामिया के पास उनके घर में मौजूद हैं और घर के सामने की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरह से उनके जो चाहने वालों का सिलसिला है
वो यहाँ पर आने जाने का सिलसिला यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, ना सिर्फ उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, बल्कि उनके जामिया से जुड़े जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर मेरे साथ उनके एक बेहद ही करीबी दोस्त, बचपन के दोस्त कह सकते हैं, वो यहाँ पर हैं। बिलाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये ख़बर सुनी तो कैसा महसूस हुआ? और अब 2 दिन का वक्त गुजर चुका है, 2-3 दिन हो चुके हैं, फैमिली बेसब्री से इंतज़ार कर रही है उनके पार्थिव शरीर का, क्या कहेंगे? किस तरह से याद कर रहे हैं इस वक्त आप? नहीं, अभी भी सेटल इन नहीं हुआ है। वो जो एक थॉट होता है कि आप लोगों के बीच का एक इंसान जिसको आप देखते आ रहे हैं, जिसके काम को आप फॉलो करते आ रहे हैं, कई सालों से हम लोग बहुत मिले नहीं हैं। और क्योंकि वो इतना ट्रैवल करते थे, ही वाज ऑलवेज ऑन अ शूट, तो मुलाकात फिर भी नहीं हो, लेकिन उनके काम को बहुत फॉलो किया है। और उनके काम में ये एक काफ़ी पैशन दिखता था उनके काम में भी। और जो स्टोरीज़ को फॉलो करते थे, उसको देख के लगता था कि हाँ, देखो ये एक लड़का जो हम लोगों के बीच में से निकला है, वो उसका काम जो है वो पूरा रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, नेशनली और इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो इन अ वे वी वर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम। हम एक तरह से पूरी आबादी में, मैं भी यहाँ पला बड़ा हूँ, यहीं मैंने भी ग्रो अप किया है। सो हम लोगों के लिए एक्चुअली हम लोग काफ़ी प्राउड फील करते थे कि हम लोगों के बीच में से एक इंसान एक इंटरनेशनल फेम का उस स्टैंडर्ड का काम कर रहा है। तो बहुत प्राउड भी होते थे, और उतना ही ज़्यादा अभी दुख भी है कि इस मोमेंट में अब सब इंतज़ार कर रहे हैं। दुख से ज़्यादा अब शायद कल या परसों में दुख का शायद फीलिंग ज़्यादा हो, लेकिन आज अभी भी थोड़ा एंग्जाइटी है। काफ़ी मुश्किल थी ये समझना कि किस तरह से बॉडी आएगी। पिछले 2 दिन से जो सिद्दीकी फैमिली है वो लगातार एमईए से टच में है। एमईए के ऑफिशियल्स भी लगातार फ़ोन पे हम लोगों को अपडेट्स देते आ रहे थे कि अब यहाँ ये स्टेप्स हो गई हैं। जब फैमिली हैंड ओवर किया गया था रेड क्रॉस को, तो अपडेट हमें मिली, तो थोड़ा रिलीफ मिला कि चलो एटलीस्ट फैमिली बॉडी को देख पाएगी। फिर ये खबर मिली कि उसको इंडिया फ्लाई आउट किया जाएगा, और अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द यहाँ पे लेके आ पाएँ वो उसकी बॉडी को, और फिर फाइनली जो भी आज के हमारे लास्ट रिचुअल्स होंगे वो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। हमसे बात करने के लिए तो यहाँ पर जो उनके पार्थिव शरीर है उसका इंतज़ार जो उनके घर वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो कर रहे हैं। घर की तस्वीरें घर के बाहर की इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो उनके चाहने वालों के आने जाने का सिलसिला है वो तो लगातार ही रहा है, लेकिन आप सुपुर्द खाक करने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और आज ही उनको सुपुर्द खाक जामिया कब्रिस्तान में कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दानिश अपने फर्ज को निभाते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उन्होंने अपने काम से पत्रकारिता जगत में विशेष छाप छोड़ी है। आप देखिए दानिश सिद्दीकी की खींची गई कुछ खास तस्वीरें। As a photojournalist, I have the privilege to witness humanity at its best and at its worst, and everything in between. My role is as a mirror, and I want to expose you to the raw truth and make you a witness to it. You can look away or stand up and act for change. दुनिया को और बेहतर बनाने का ख्वाब देखने वाली ये आंखें सदा के लिए बंद हो गई। कैमरे से दुनिया की हर खुशी और गम से आपका रिश्ता जोड़ने वाले इंसान ने आज दुनिया से रिश्ता छोड़ दिया। कैमरे के हुनर से पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी भी तालिबान के तांडव का शिकार हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सेनाओं के बीच जारी जंग में दानिश सिद्दीकी की गोली लगने से मौत हुई। दानिश की मौत से पूरी दुनिया में एक बार फिर तालिबान की दहशत महसूस होने लगी है। दानिश की मौत कंधार के स्पिन बोल्दक इलाके में हुई। वो मशहूर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से तालिबान की जंग को कवर कर रहे थे। दानिश पिछले हफ्ते ही अफगानिस्तान पहुंचे थे और अफगान सेना के साथ रहकर युद्ध को कवर कर रहे थे। तालिबान और अफगान सेना की जंग के बीच उन्हें गोली लगी। जिस वक्त दानिश को गोली लगी वो एक दुकानदार से बात कर रहे थे। इससे पहले मंगलवार को भी दानिश की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। दानिश एक जाबाज जर्नलिस्ट है। मंगलवार को जब उनकी गाड़ी पर तालिबानियों ने हमला बोला तो उन्होंने इसका वीडियो बनाकर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जिस हमवी में मैं स्पेशल फोर्सेस के साथ सफर कर रहा था
वो भी आरपीजी के 3 राउंड्स के हमले का शिकार हुई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सुरक्षित रहा और जब रॉकेट ने आर्मर को हिट किया तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया। दानिश की किस्मत मंगलवार को तो अच्छी थी, लेकिन शुक्रवार को जब दूसरी बार वो तालिबान के हमले का शिकार हुए तो किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी मौत हो गई। लेकिन दानिश ने अपने कैमरे से दुनिया को जो दिखाया वो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। यह म्यांमार के रोहिंग्या संकट पर दानिश की खींची गई एक फोटो है। इसी के लिए उन्हें दुनिया का मशहूर पुलित्जर अवार्ड मिला था। यह दूसरी फोटो भारत में सीएए कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान की है। तीसरा फोटोग्राफ कोरोना से इंसान की मुश्किल लड़ाई से जुड़ा है। यह चौथा फोटोग्राफ उत्तर कोरिया की एक महिला पुलिसकर्मी का है। यह भी दानिश का मशहूर फोटो माना जाता है, क्योंकि उत्तर कोरिया में किसी महिला पुलिस का फोटो लेना बेहद मुश्किल है। और यह शानदार फोटोग्राफ अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका की जंग का है। दुनिया के एक हिस्से की त्रासदी से पूरी मानवता का रिश्ता जोड़ने वाले दानिश की मौत से पूरी दुनिया गमजदा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके दानिश को श्रद्धांजलि दी। लिखा, दानिश सिद्दीकी अपने पीछे एक असाधारण काम छोड़ गए हैं। उन्होंने फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और वो कंधार में अफगान सेना के साथ काम कर रहे थे। श्रद्धांजलि। दानिश ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की थी, जिसके बाद उन्होंने वहीं से एमए मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली। टीवी न्यूज में बतौर संवाददाता अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद टीवी छोड़ फोटो जर्नलिस्ट बन गए और 2010 से ही वो रॉयटर्स से जुड़े थे। फोटोग्राफी दानिश का पेशा भी था और शौक भी, और अपने फोटो से दुनिया को एक बेहतर कल बनाने का ख्वाब भी वो देखते थे। Other photojournalists and I will keep exposing you to these bitter man-made events in the hope that one day you will notice the suffering and the pain in these photographs which we take and stand up for change. दानिश सिद्दीकी की हत्या से हर कोई हतबब है। जिस तरीके की निर्भीक पत्रकारिता वो किया करते थे, अपने कैमरे के जरिए जिस तरीके के जनता के दुख दर्द को उन्होंने सामने लाने का काम किया था, उसकी बहुत तारीफ की जाती थी। अफगानिस्तान में किस तरीके के हालात हो चुके हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, और तालिबान का कहर वहां पर लगातार जारी है। तो रॉयटर्स के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का यूं जाना हर किसी को गमजदा कर गया है। मायावती के उस बयान से जब आज उन्होंने एक बार फिर ब्राह्मणों से बीएसपी की ओर मुड़ने की अपील की। 2007 में ब्राह्मणों के बल पर बीएसपी ने बहुमत की सरकार बनाई थी। बीजेपी को भी आजमा लिया, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। तो 15 साल बाद मायावती ने एक बार फिर यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला निकाला है। एक बार फिर मायावती की नजर बीएसपी के वोट बैंक दलितों के साथ ब्राह्मणों के गठजोड़ पर है और फिर से वो ब्राह्मणों से बीएसपी के साथ आने की अपील कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। यूपी में ब्राह्मण वोटरों की हिस्सेदारी और चुनावी नतीजों को पलटने की उनकी ताकत का आंकड़ा भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जानिए कैसे 2007 में मायावती ने इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बहुमत की सरकार बनाई थी। 2007 के चुनाव में बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। 56 में से 41 ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव जीते। ब्राह्मणों के समर्थन से पूर्ण बहुमत की बीएसपी सरकार बनी। मायावती सरकार में 7 ब्राह्मणों को मंत्री भी बनाया गया। बीएसपी ने तब अपने कोर वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। उस राजनीतिक ऑपरेशन के कर्ता धर्ता थे सतीश चंद्र मिश्रा।
और तब से ही वो मायावती के सबसे बड़े और भरोसेमंद सिपाहसालार बने हुए हैं। एक बार फिर उन्हीं सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में मायावती ने ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन चलाने का ऐलान कर दिया है और इसकी शुरुआत होगी अयोध्या से। मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। बीएसपी इस बार दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण बनाकर मैदान में आने की तैयारी कर रही है। इसी समीकरण ने 2007 में मायावती के लिए क्या कमाल किया था, उसे अब सीटों और वोट प्रतिशत के हिसाब से समझिए। 2002 के चुनाव में बीएसपी को 23% वोट मिले थे और 98 सीटें, लेकिन 2007 में दलितों और ब्राह्मणों को साथ लाने पर बीएसपी के वोट प्रतिशत में 7% के उछाल आया, 30% वोट मिले और सीटों का आंकड़ा 206 हो गया। और पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में बीएसपी को 22% वोट मिले, लेकिन सीटें घटकर सिर्फ 19 रह गई। यानी ब्राह्मण वोटरों को साधने के बाद मायावती को 2002 की तुलना में 2007 में बड़ी कामयाबी मिली थी। वोट प्रतिशत में 7% का उछाल आ गया था। वहीं ब्राह्मण वोटर 2017 में जब बीजेपी के खेमे में चला गया तो बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के 312 विधायकों में 52 विधायक ब्राह्मण चुने गए। ब्राह्मण वोटरों का यूपी में करीब 100 सीटों पर असर है। 1993 से 2002 के बीच चुनाव में औसतन 25 ब्राह्मण विधायक चुने गए। 2007 में मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के बाद तस्वीर बदल गई। 2007 से 2017 तक हुए 3 चुनावों में औसतन 52 ब्राह्मण विधायक चुने गए। बीएसपी या बीजेपी से पहले ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। ब्राह्मणों ने 23 सालों तक यूपी की सत्ता पर राज किया। यूपी में आखिरी ब्राह्मण सीएम कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। आजादी के बाद से ही वोटर कांग्रेस के साथ ही रहे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के वक्त से बीजेपी के करीब होते गए। शायद यही वजह है कि 1989 के बाद न तो यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी और न ही कोई ब्राह्मण सीएम, क्योंकि इस वोट बैंक का कांग्रेस, बीजेपी और कुछ बीएसपी के बीच बंटवारा होता चला गया। लेकिन अगर एकजुट होकर किसी पार्टी का साथ ब्राह्मण देंगे तो उस पार्टी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि यूपी में 10% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। 2007 में कई सालों बाद बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उसका श्रेय ब्राह्मणों को ही गया। अब एक बार फिर मायावती यही कोशिश करना चाहती हैं, लेकिन ऐन चुनाव से पहले बीएसपी के ब्राह्मण प्रेम पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। मायावती जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्धवर गए, और ब्राह्मणों के पद संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े हैं। आज चुनाव नजदीक आ गया है, तब उनको अयोध्या याद आ रही है, ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वरना पिछले चुनावों में कैसे वो मजहबी तुष्टीकरण करती रही है, ये उत्तर प्रदेश भुला नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।